आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और इस चैप्टर के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जहां से बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, इस सिंगल वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को कवर नहीं किया है और अगर ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिहाज से इंपॉर्टेंट काफी है। तो चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सेकेंड बुक का पार्ट 1 है, चैप्टर 1 है। सो बात करते हैं राष्ट्र निर्माण। जैसे आप सभी को पता है कि भारत जो है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आजाद हुआ, और आजादी के बाद हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां थी। वो सारी चुनौतियां जिस चुनौतियों को पार करना हमारे नेताओं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काफी चुनौती थी। और आजादी की लड़ाई में वो सारे वादे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो हमारे नेताओं ने भारतीय लोगों से किए थे, उन वादों को पूरा करने का वक्त अब आ चुका था, क्योंकि भारत जो है एक राष्ट्र राज्य बन चुका था 14-15 अगस्त 1947 को। तो 14-15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। और इस विशेष सत्र को संबोधित करते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिससे जो भाषण दिया था, वो भाषण जो है एक प्रसिद्धि के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और उसे हम भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का संविधान सभा के उस विशेष सत्र का जो भाषण था उसे हम इस नाम से जानते हैं, और ये काफी ऐतिहासिक भाषण था, और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब संपूर्ण दुनिया नींद के आगाज में सो रही होगी, उस समय भारत एक नए युग की शुरुआत कर रहा होगा। तो यहाँ से कई बार जो है सवाल पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि भारत आजाद हो चुका था, ब्रिटिश सरकार के 200 साल का लंबा जो शासन था वो समाप्त होने के कगार पर था, हमें आजादी मिल चुकी थी। अब समय था भारतीय नेताओं द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने हमसे जो वादा किया था भारतीय जनता से, उन वादों को निभाने का, एक ऐसी सरकार कायम करने का जो लोकतांत्रिक हो, एक ऐसी सरकार जो समानता पर आधारित हो, एक ऐसी सरकार जो समग्रता को लेकर, जो विविधता को लेकर आगे बढ़े, विविधता में एकता के विकास को समावेश करके आगे बढ़े, एक ऐसी सरकार बनाने का जिम्मा अब हमारे नेताओं पर आ चुका था। और आजादी के साथ साथ आप सभी को पता है कि हमें विभाजन का भी सामना करना पड़ा। आजादी के साथ साथ क्या हुआ, हमें विभाजन का भी सामना करना पड़ा, और भारत को आजादी तो मिली लेकिन विभाजन की विभाषिका के साथ। यानी भारत के साथ साथ हमसे एक अलग राष्ट्र बनता है, उसका नाम होता है पाकिस्तान। और ये विभाजन काफी त्रासदी भरा रहा। इस विभाजन ने पूरे भारत की एकता को डावाडोल कर दिया। इस विभाजन ने भारत की बहुलता को बिल्कुल मटियामेल कर दिया। और इसके बाद अब हमारे सामने चुनौती थी कि कैसे इस विविधता के में एकता को दोबारा से कायम कर सके, वो सारी चीजें फिर से स्थापित कैसे करें जो आजादी से पहले, विभाजन से पहले हमारे देश के अंदर मौजूद थी। तो विभाजन के समय प्रमुख चुनौतियां क्या थी, ये सवाल कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। हमारे इस सीरीज का एक ही मकसद है कि हम हर चैप्टर्स के उन टॉपिक को आपके लिए लेकर आए जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय कम है तो कम समय में अच्छी और पुख्ता तैयारी हम आप सभी के लिए कैसे करा सके, आप सभी के साथ आपकी तैयारी कैसे अच्छी करा सके, इसलिए हमने इस सीरीज को चालू किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी? सबसे पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधने की। जी हाँ, वो चुनौती
कौन सी थी? एकता के सूत्र में बांधना। भारत के सामने, भारतीय नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत में जब विभाजन हुआ तो भारत के दोनों समुदाय, हिंदू मुस्लिम के अंदर बहुत सारी जो है गफलत, बहुत सारा भेदभाव कायम हो चुका था, डर का माहौल कायम हो चुका था। और ये डर का माहौल बहुत वाजिब था, क्योंकि भारत के दोनों समुदाय जो लंबे समय से एक साथ रहते चले आ रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, लेकिन वो सारी चीजें अब खत्म होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि विभाजन हो चुका था। विभाजन के बाद फिर से हमें एक ऐसे भारत निर्माण करनी थी जो जिसमें विविधता में एकता हो। विविधता में एकता मतलब कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के लोग शामिल थे। भाषाएं अलग अलग थी, ठीक है, संस्कृति अलग अलग थी, पहनावा अलग अलग था, कल्चर अलग अलग था। तो उन सभी को फिर से एकता के सूत्र में बांधना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है, सबसे बड़ी चुनौतियों में से थी एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि विभाजन की विभाजिका अभी भी लोगों की जेहन में ताजा थी। तो एकता के सूत्र में कैसे बांधना, ये सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी चुनौती थी भारतीय नेताओं के समक्ष, जिसको हमने बाखूबी निभाया। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को कायम करना। आजादी से पहले, आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो भी नेता थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका एक ही मकसद था कि भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाना। और भारत आजादी बाद एक लोकतांत्रिक देश बना, और हमने संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसमें सभी का साथ शामिल था, जिसमें सभी को समानता मिलती थी, जिसमें सभी को स्वतंत्रता मिली, जिसमें सभी को वोट देने का अधिकार मिला, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, हर वर्ग के व्यक्ति को हमने अधिकार प्रदान किया। ये था लोकतंत्र को कायम करना। नहीं, आजादी के बाद, विभाजन के बाद दूसरी चुनौती हमारे सामने मोबाइल खड़ी थी, वो थी लोकतंत्र को कायम करने की। तीसरी चुनौती थी हमारे पास, वो थी विकास की। एक ऐसे विकास की जो समग्र विकास की बात करता हो, जिसमें किसी एक खास वर्ग के विकास की बात ना की जाए, जिसमें संपूर्ण वर्ग के विकास की बात की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर एक वर्ग के विकास की बात हमें स्पष्ट रूप से करनी थी। इस विकास में हर एक वर्ग को शामिल करना था, सिर्फ अकेले विकास को नहीं करना था, यानी सभी लोगों को इस विकास की डोर में शामिल करना था। ये तीन चुनौतियां आजादी बाद हमारे समक्ष मुंह बाई खड़ी हुई थी, जिन सभी चुनौतियों को हमने बाखूबी, इन चुनौतियों को हमने पार किया, और आज भारत एक सफलतम लोकतंत्र में से एक है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और हम अपने विविधता को पूरी तरीके से सजो कर रखे हैं, एकता को सजो कर रखे हैं, भाईचारे की भावना को कायम कर रखा है हमने। ये सब कुछ छुपाया क्योंकि ये हमारे जो नेता थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी प्रमुख मांग, प्रमुख डिमांड थी कि यही भारत को एक ऐसे देश के रूप में आगे बढ़ाना है जिसमें सभी का साथ हो, सभी का विकास शामिल हो, समग्रता में हो, विविधता में एकता कायम की जाए। ये सारी चीज आगे चलकर हमने की, ठीक है। ये तीन चुनौतियां जो हमने पार किया। अब बात कर लेते हैं विभाजन की। जैसे मैंने आप सभी बताया कि भारत का विभाजन जो है 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि होता है, और कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारत का जब विभाजन हुआ उस समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? तो उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, और लेबर पार्टी की सरकार के साथ साथ जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लाइमेट एटली। क्या थे? क्लाइमेट एटली। एटली जो है प्रधानमंत्री थे, और लेबर पार्टी के साथ साथ तमाम ब्रिटिश जनता जो है भारत को आजाद कराना चाहती थी, भारत के आजादी के पक्ष में थी। और 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हम आजाद होते हैं। आजादी के साथ साथ हम विभाजन का सामना करना पड़ता है। भारत का जो विभाजन हुआ वो किस सिद्धांत पर हुआ, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो भारत का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार। किस राष्ट्र सिद्धांत पर? द्विराष्ट्र के सिद्धांत, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत के विभाजन किया गया। और द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने रखी थी? मुस्लिम लीग ने। जी हाँ, मुस्लिम लीग। अब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है?
तो इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। यहाँ द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या कहता है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत कहता है कि भारत जो है एक कौम का देश नहीं बल्कि ये दो कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान। और ऐसे में हिंदू और मुसलमान दोनों को अलग अलग राष्ट्र चाहिए। इस बात की जो कमान थी, इस बात की जो मुहिम थी, मुस्लिम लीग द्वारा छेड़ी गई थी और मोहम्मद अली जिन्ना इसके सबसे बड़े पैरोकार शामिल थे। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में शामिल थे, उनकी बैठक में शामिल थे। वहीं से इनकी बागडोर जो है कांग्रेस से अलग होती है और अंततः भारत के विभाजन तक ये साथ रहते हैं और भारत के विभाजन हो जाते हुए बाद में यहाँ से रफा दफा होते हैं। खैर, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। साथ साथ कई बार पूछा जाता है कि विभाजन की घोषणा कब की गई? तो विभाजन की घोषणा की गई 3 जून 1947 के जो है भारत की विभाजन की घोषणा की थी। और विभाजन की घोषणा करने वाले थे वो थे माउंटबेटन, और इस विभाजन घोषणा को माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंटबेटन प्लान। जी हाँ, माउंटबेटन प्लान के माध्यम से ही भारत का विभाजन किया गया। 3 जून 1947 को जो है घोषणा पत्र तैयार किया गया और भारत जो है विभाजित हो जाता है दो भागों में, हिंदू और मुस्लिम, दो राष्ट्र के आधार पर इसका विभाजन कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए, वो कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी, वो कौन कौन से तरीके जिससे भारत विभाजन होता है। भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं था कि जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक में हो, हिंदू आबादी अल्पसंख्यक में, ऐसा कोई भी इलाका नहीं था। तो सबसे बड़ी समस्या विभाजन की यही थी कि विभाजन कैसे किया जाए। ऐसे में तय किया गया जो विभाजन जो है बहुसंख्या के आधार पर, संख्या बल के आधार पर करना चाहिए। तो भारत के दो ऐसे इलाके थे जहां मुस्लिम बहुल आबादी जो ज्यादा थी बजाय हिंदू आबादी के। वो इलाका एक तो पश्चिमी था यानी पश्चिम पंजाब, और दूसरा इलाका पूर्व यानी बंगाल की तरफ था। ठीक है, तो पश्चिम में जो पंजाब था उसमें मुस्लिम बहुल आबादी ज्यादा थी, और दूसरा पूर्व में पश्चिम जो बंगाल था, पूर्वी बंगाल, वहां पर मुस्लिम बहुल आबादी ज्यादा थी। लेकिन समस्या ये क्या थी? समस्या ये भी थी कि मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो ऐसा भी नहीं था। यानी वो लोग जो जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे वो लोग पाकिस्तान में जाने के लिए राजी हो, ये भी नहीं था। बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी पाकिस्तान जाने के लिए राजी नहीं थी, और ऐसे में पाकिस्तान या बंटवारे के खिलाफत करने वाले एक नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। क्या थे? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, और ये विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन इनके विरोध को छोड़ दिया गया। इनका विरोध एक तरफ, ये विभाजन को नहीं रोक पाए, अंततः भारत का विभाजन हो जाता है। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत जो इलाके थे, प्रांत थे, उसमें पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे। जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, जो पंजाब में था, जो पूरी बंगाल में था, उसमें भी ऐसे बहुत सारे इलाके थे जो बहुसंख्यक समाज था भारत में, उनकी आबादी वहां पर भी ज्यादा थी। तो समस्या थी कि इनका स्थानांतरण कैसे किया जाए। यानी जब बंटवारा हुआ तो जो जनसंख्या का स्थानांतरण किया गया ना पश्चिमी पंजाब से और पूर्वी बंगाल से, ये विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित होता है। हजारों लाखों की संख्या में जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हुए, और लोगों को तो विभाजन के दिन तक भी ये समझ भी नहीं आया कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। ये सबसे बड़ा असमंजस का समय था भारतीय लोगों के लिए। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, और सबसे बड़ी समस्या इन्हीं लोगों की जो ट्रांसफर की होती है वो सबसे बड़ी समस्या साबित होती है। अब विभाजन का परिणाम क्या रहा? यहां से भी सवाल कई बार पूछे गए कि 1947 का जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसका क्या परिणाम था। तो सबसे बड़ा परिणाम क्या था? बड़े पैमाने पर आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गई। यानी आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हुई। आबादी का ये जो स्थानांतरण था आकस्मिक था, अचानक हुआ,
अनियोजित, यानी पहले किसी प्रकार कोई योजना नहीं बनाई कि कैसे यहाँ से वहां से ट्रांसफर करना है, पाकिस्तान से कैसे लोग यहाँ ट्रांसफर होंगे, पंजाब से लोग कैसे इधर ट्रांसफर होंगे, कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी और त्रासदी से भरा था। यानी जो ट्रांसफर था ना आबादियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये बहुत ज्यादा त्रासदी भरा रहा। हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, काटा, कुचला। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर जो है सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें यानी अगर भारत में सांप्रदायिक अखाड़े की बात करें तो वो कौन कौन से शहर जहां सबसे ज्यादा हाथात हुआ था, वो था आपका लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, जहां सैकड़ों हजारों संख्या में लोग मारे गए। यानी आबादी का जो सबसे बड़ा स्थानांतरण भी यही हुआ और आजादी का सबसे ज्यादा जो त्रासदी भरे वाले भारत में प्रांत थे, जो स्टेट थे, वो यही तीनों स्टेट जहां सबसे ज्यादा कत्लेआम होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है, सीमा के एक तरफ दूसरी तरफ गए लोगों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। जो यहाँ से पाकिस्तान के वहां उनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं किया गया, जो पाकिस्तान से भारत आए वहां पर उनको कोई मतलब अधिकार नहीं दिया गया। तमाम प्रकार के लोग वहां पर काम कर रहे थे। पुलिस जो थी और स्थानीय प्रशासन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। यानी पुलिस ने भी यहाँ पर लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया। जो यहाँ से पाकिस्तान के वहां के प्रशासन उनके साथ खिलाफ व्यवहार किया, जो पाकिस्तान से भारत आए उन तो यहाँ के प्रशासन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, लाखों की संख्या में औरतों को धर्म परिवर्तन कराया गया और ऐसे बहुत सारे केस सामने भी आए जिसमें लोगों ने अपने बहू बेटियों को इज्जत बचाने के लिए उन्हें खुद अपने हाथों से मार डाला। दोनों समुदायों की तरफ से, हिंदू भी मुस्लिम भी, धर्म परिवर्तन हुआ, अगवा किया गया, बहुत सारी चीजें की गई और विभाजन के कारण जो है 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा और वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्र थे, उन सभी का भी बंटवारा किया गया। ये विभाजन के परिणाम थे बहुत ज्यादा। अभी भारतीय अगर हम बात करें वैश्विक के इतिहास में धर्म के आधार पर, स्थानांतरण के आधार पर इस प्रकार का विभाजन अभी तक देखा नहीं गया था। तो ये विभाजन के परिणाम है। 6 नंबर से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो रजवाड़ों विलय कैसे हो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रजवाड़ों की विलय। आजादी के समय भारत में कुल 565 देसी रजवाड़े कितने थे, लगभग 565 देसी रजवाड़े थे और इन 565 देसी रजवाड़ों में से अधिकतर रियासतों को, अधिकतर रजवाड़ों को जो है भारत में विलय कर लिया गया था। लेकिन कुछ रजवाड़े जो थे जिनको विलय करने में हमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, वो रजवाड़े थे आपके मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। ये 4 रजवाड़ों के लिए हमें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3 जून 1947 के जब विभाजन की घोषणा की गई और जब 14-15 अगस्त 1947 में भारत का विभाजन होता है, तो विभाजन से पहले ब्रिटिश सरकार ने इन देशी रजवाड़ों को यह अधिकार दे दिया गया कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में शामिल हो या खुद का अपना अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित करे। और ये सारा का सारा अधिकार वहां के रियासतों के रजवाड़ों को या उनके राजाओं को दे दिया गया। यानी अंग्रेजों ने जाते जाते भी विभाजन का बीज बो दिया भारत में। फूट डालने का काम अंग्रेजों की इस नीति से साफ साफ झलकता है कि किस प्रकार से रजवाड़ों को अधिकार दिया गया कि या तो आप पाकिस्तान में चले जाए या भारत में चले जाएं या खुद का स्वतंत्र रियासत बनाए, ये आप पर डिपेंड करता है। ऐसा अंग्रेजों ने अधिकार राजाओं को दे दिया। तो हालांकि हमारे जो दूरदर्शी नेता थे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, वीपी मेनन हो, ऐसे सभी नेताओं के प्रयास से भारतीय देशी रियासतों को हमने विलय कर लिया। अधिकतर 565 देशी रियासतों में से अधिकतर रियासतें भारत में विलय कर जाती हैं 1947 से तक। लेकिन ये 4 रियासतें हैं जिन्हें विलय करने में हमें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि जो त्रावणकोर राज्य है, ये सबसे पहला राज्य था जिसने भारत से स्वतंत्र घोषित किया, यानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य था, वो था त्रावणकोर। तो ये सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा राज्य था जिसने स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्थापित किया, हुआ है त्रावणकोर। तो बाकी जो रजवाड़े हैं, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और मणिपुर, इन्हीं रजवाड़ों को विलय करने में हमें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अब क्या होता है,
भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन के प्रयासों से एक जो है इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया, एक विलय पत्र तैयार किया गया, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। हिंदी में से विलय पत्र कहते हैं, विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने बाद, हस्ताक्षर करने बाद जो रियासतें थी वो भारत में शामिल हो रही थी। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से सबसे पहले जिस राज्य को हमने विलय किया था वो था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, और राजा हरि सिंह एक स्वतंत्र रियासत चाहते थे। वो ना तो भारत में मिलना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान मिलना चाहते थे। और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने बाद में ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो जम्मू कश्मीर किस प्रकार से भारत में विलय होता है, ये हम अलग से टॉपिक में करेंगे। इसके अलावा हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है ये भी भारत में 1948 यानी 1948 के सितंबर में भारत में ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के माध्यम से जो है विलय किया गया है, वह है ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। जो हैदराबाद के राजा थे उन्हें दीवान के नाम से जाना जाता था, ठीक है, दीवान माफ के निजाम के नाम से जाना जाता था। और ये उस जमाने में दुनिया के सबसे ताकतवर राज्यों में से एक था। काफी धन संपत्ति वैभवशीलता यहाँ पर मौजूद थी। जो हैदराबाद के निजाम थे वो भारत में विलय नहीं करना चाहते थे, बट फिर भी 1947 में इनके साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जहां पर जो है भारत के साथ काम करने के लिए जो है तैयार होते हैं। लेकिन बाद में हैदराबाद के निजाम ने अपने रजाकारों के साथ, रजाकार जो इनकी सिपाही होते थे ना, जो उनकी पुलिस व्यवस्था होती थी, उन्हें क्या कहा गया, रजाकार। जो राजा जो हैदराबाद के निजाम थी उनकी जो पर्सनल सेना थी उसे क्या कहा गया, रजाकार कहा गया। और रजाकारों द्वारा इन्होंने अपनी सेना, अपने लोगों पर बहुत ज्यादा सितम ढाए, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दी, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बाद में अंततः सरकार ने इस पर पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को हमने भारत में विलय कर लिया। उसके बाद मणिपुर हम पढ़ेंगे। तो मणिपुर के जो राजा थे राजा बोधचंद्र सिंह, मणिपुर के जो राजा बोधचंद्र सिंह थे, मणिपुर की जनता भी भारत में विलय नहीं करना चाहती थी। लेकिन वहां मणिपुर कांग्रेस जो है भारत में विलय करना चाहती थी। लेकिन जो अन्य पार्टियां थी उनका मन था कि मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य रहे, वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। लेकिन प्रयासों के माध्यम से मणिपुर को जो है भारत में विलय कर लिया गया और मणिपुर भी भारत में शामिल हो जाता है। जूनागढ़ को भी हमने विलय कर लिया, हैदराबाद को बाद भी हमने विलय कर लिया। और इन सभी के विलय में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, द यूनिटी मैन ऑफ इंडिया की, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अलग से हम टॉपिक कवर करेंगे, अलग से सेपरेट टॉपिक है। तो ये यहां तक हमने कवर कर लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है राज्यों का पुनर्गठन। क्योंकि अब भारत में रजवाड़ों का विलय हो चुका था, भारत आजाद हो चुका था, अब था हमें राज्यों का पुनर्गठन करने का, दोबारा से राज्य बनाने का। और अब ये कोशिश किया गया कि भाई राज्यों को पुनर्गठन कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए या संख्या के आधार पर किया जाए या धर्म के आधार पर किया जाए या विकास के आधार पर किया जाए। हालांकि 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। और इस नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई थी। लेकिन अब उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, तो भाषा के आधार पर हमने पुनर्गठन की बात स्वीकार कर ली कांग्रेस अधिवेशन में। लेकिन 1947 तक आते आते अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थी। अब हम भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करते तो भारत में सैकड़ों राज्य बन जाते, हजारों राज्य बन जाते। तो हमने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया 1947 में। और बाद में तमिल भाषा जो तत्कालीन मद्रास शहर था, जिसे हम तमिलनाडु के नाम जानते हैं, और तमिलनाडु ने अलग भाषा भाषी राज्य के रूप में एक आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग करी तेलुगु भाषी लोगों द्वारा। और इस मांग को हमें स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि एक कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, गांधीवादी नेता थे, उनका नाम था पोटी श्रीराम मल्लू। और इनकी भूख हड़ताल के दौरान देहांत हो जाता है और इसके बाद पूरे मद्रास प्रांत में आंदोलन, हिंसक प्रदर्शन होने लग जाते हैं। जिसके बाद आनंद फानन में हमें 1952 में एक अलग राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश, मद्रास प्रांत से अलग होकर। तो आंध्र प्रदेश जो है एक नया राज्य बनाया गया। भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है।
आंध्र प्रदेश का जब गठन कर लिया गया तो अन्य राज्यों की मांग भी उठने लगी। ठीक है, अन्य राज्य, छोटे छोटे राज्य मांग, पूर्वोत्तर राज्यों में भी भाषा के नाम पर राज्यों की मांग उठने लगी। और इसी चीज को रोकने के लिए जो है ना 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशें दी। अंततः इस पुनर्गठन आयोग को 1956 में लागू किया गया और लागू करने के बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 1953 में आयोग बनाया गया, उसको लागू कब किया गया 1956 में, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बन चुके थे। तो इस तरीके से इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक से जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे हमने लगभग सभी को कवर कर लिया है। अगर फिर भी कोई टॉपिक हमसे छूटा है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उस सेपरेट टॉपिक पर अलग से वीडियो बना देंगे जो आपसे हमसे छूटा हुआ है। बाकी हमने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।